हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज 24 जून कुछ टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। ये लर्न इट और रिग्रेट इट सीरीज है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स को हम डीप में स्टडी करेंगे इस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये देश दिए गए हैं चीन, जापान, अमेरिका और रशिया। तो ये है रशिया। उत्तर कोरिया और रशिया ने एक ही बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। सही शब्दों में कहें तो एक सुरक्षा समझौता है। इस समझौते में आइए थोड़ा समझते हैं मैप में रशिया कहाँ है। एक रफ एस्टिमेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा रशिया है, ये पूरा का पूरा रशिया है। ये आपका उत्तर कोरिया है, ये आपका दक्षिण कोरिया है, ये पूरा का पूरा आपका जापान है, ये ताइवान है। तो इस प्रकार से उत्तर कोरिया यहाँ जो है और ये रूस के साथ सुरक्षा समझौता हुआ है। और 24 वर्षों के पहली बार कोई इतिहास में रूस से कोई राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक नए रक्षा समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं, साइंड ए न्यू डिफेंस पैक्ट। और इस संधि में आपसी रक्षा प्रावधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस ट्रीटी में म्यूचुअल डिफेंस के बारे में बात की गई है। मतलब इन दोनों देशों पे कोई तीसरा देश अगर आक्रमण करता है तो ये दोनों देश साथ खड़े होंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इसका मतलब है दोनों देश सैन्य सहायता प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री असिस्टेंस इफ अदर इज अटैक्ड। इस संधि का जो ऑफिशियल नाम है वो है व्यापक रणनीति साझेदारी संधि, ट्रीटी ऑन कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रूस और उत्तर कोरिया के समझौतों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक न्यूज आ रही है जिसमें से नेटो की लीडरशिप में चेंज हो रहा है। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे, इसका वीडियो का लिंक मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर मैं पूरा नेटो कवर कर दिया हूं। आर्टिकल्स, चीफ, पुराने चीफ, हेडक्वार्टर के बारे में, नेटो के आर्टिकल्स के बारे में, नेटो के हिस्ट्री के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। और चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्रमुख बंदरगाह को मंजूरी दी है? ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, पुडुचेरी। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक नया ग्रीनफील्ड प्रमुख बंदरगाह बनाया जाएगा। किस प्रकार के होते हैं? ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो तरीके के होते हैं। इनमें अंतर क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से बनाए जाते हैं। सपोज ये कोई घास का मैदान है और यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग बना दूं, एक पोर्ट बना दूं, एक फैक्ट्री बना दूं, तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ब्राउन फील्ड क्या कहते हैं? अगर वहां पे पहले से कोई एक फैक्ट्री थी जो पुरानी हो चुकी है, उसको रेनोवेट करके बनाना है, उसको पुनः से नवजीवित करना है, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। और ग्रीन फील्ड मेजर पोर्ट मतलब होता है एकदम नए सिरे से एक समुद्री पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पोर्ट से याद आया, हाल ही में CPPI यानी कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया गया था, इसमें भारत का सबसे बेहतरीन पोर्ट जो बताया गया था वो था वाइजैक पोर्ट। वाइजैक पोर्ट जो कि पूर्वी तट पे है, ईस्ट कोस्ट पे है। विशाखापट्टनम वो आंध्र प्रदेश में है और वहां के पोर्ट को इफिशियंसी के मामले में सबसे बेहतरीन पोर्ट जज किया गया था और दुनिया में इसका स्थान 19वां रहा था। महाराष्ट्र का जो पोर्ट है वधावन नामक जगह पे होगा। ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका करीब जो लागत आएगी वो है 76,220 करोड़ रुपए। ये पोर्ट एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। ये पोर्ट IMEEC में काम आने वाला है। इसको आप बिल्कुल जान के रखें। IMEEC का फुल फॉर्म होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक नया तरह का कॉरिडोर होगा जो इंडिया से मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप को कनेक्ट करेगा और इससे भारत के पोर्ट्स यानी भारत के सामान यूरोप तक जा सकते। इसके साथ साथ INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर TC पे काम आएगा। ये आप हवाई जहाज देख पा रहे होंगे। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? वैश्विक घरेलू एयरलाइन बाजार में हिस्सेदारी में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट शेयर? मार्केट शेयर में हिस्सेदारी क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि विश्व में जितनी घरेलू एयरलाइंस उड़ती हैं, घरेलू एयरलाइंस वो होती हैं जो अपने देशों में उड़ती हैं, सिर्फ बाहर नहीं जाती हैं, उनमें भारत की रैंकिंग क्या है उसमें? तो भारत की रैंकिंग 3rd है। पहला स्थान है यूएस का। यूएस में डोमेस्टिक एयरलाइंस की बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है क्योंकि वहां पे लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। दूसरा स्थान है चाइना का और तीसरा स्थान हो गया है इंडिया का। इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइंस की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे कि हमने डिस्कस किया, पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे है। और कम लागत वाली फ्लाइटें यानी कि जो चीप कैरियर थे जैसे कि विस्तारा हो गई, इंडिगो 6C हो गई, इन्हीं के चलते भारत में डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो फ्लाइट ये बढ़ी है। भारत ने बहुत सारे हवाई अड्डे बनाए हैं और इसके कारण यह भी है कि कनेक्टिविटी बढ़ी है और लोग ज्यादा फ्लाई कर रहे हैं इसमें। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। स्काई ट्रैक्स बहुत ही नामी ग्रामीण इंस्टीट्यूट है और ये कैंप गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, ये भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ रीजनल एयरपोर्ट यानी कि क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। पहला फैक्ट, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट भारत का वो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं डायल। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बताया गया है और दूसरा स्थान है सिंगापुर का। और इस प्रकार से ये स्काई ट्रैक्स 2024 की रैंकिंग है। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। आप इससे क्वेश्चन गेस करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आपका है योगा से रिलेटेड। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे?
आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगा भारत का एक सॉफ्ट पावर है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी मतलब स्वयं और समाज के लिए योग, ये 2024 का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है। यह वैश्विक आयोजन है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने 2014 में इस दिन को अपनाया था और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है और प्लीज को याद रखें कौन सा एडिशन है। इसके अलावा योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी स्वयं और समाज के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक वर्ष में कितने संक्रांत होते हैं? हाउ मेनी सोल्स्टाइस अकर इन ईयर? जैसा कि 21 जून बीत चुका है तो उसी से रिलेटेड है। तो आइए कुछ जान लेते हैं। एक साल में सिर्फ 2 ही सोल्स्टाइस होते हैं, संक्रांति होती है। ये अंग्रेजी है, हिंदी है। सोल्स्टाइस जो 21 जून को होते हैं, दिन सबसे बड़ा होता है जो कि 2 दिन पहले बीत चुका है। दिसंबर 22 में सबसे छोटा दिन होता है। इक्विन मतलब बराबर होता है। और मार्च 2021 को वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। सितंबर 2021 को ऑटोमिनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से सोल्स्टाइस 2 होते हैं, इक्विनॉक्स 2 होते हैं। इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात बराबर और सोल्स्टाइस का मतलब होता है या तो दिन बड़ा या तो दिन छोटा। 2 सेकंड के अंदर आपको मैं रिवाइज करा दूंगा पिछले अपॉइंटमेंट्स को। मेरे साथ बस बने रहिए, पढ़ते जाइए। प्रेम प्रभाकर को एसबीआई कैप के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वेकारुज्जमान बांग्लादेश के सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो भारत के नए सेना प्रमुख होंगे, 30 जून से कार्यभार संभालेंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नेवी चीफ हैं जो 30 अप्रैल को कार्यभार संभाला था। और भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं वो है विवेक राम चौधरी। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और इसके जो डिप्टी सीएम है वो पवन कल्याण। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। इस संस्थान ने अदृश्य इंफ्रारेड को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है। जो इंफ्रारेड रेज होती है वो इनविजिबल होती है, लेकिन उनको विजिबल बनाने के लिए किस संस्थान ने एक नया उपकरण या डिवाइस बनाया है? तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आपको एक टावर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चंस कहीं न कहीं टेलीकॉम से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर इसका है अतुल कुमार चौधरी को। अतुल कुमार चौधरी को ट्राई के नए सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इस प्रकार से बैंक के नाम दिए गए हैं, आपको उत्तर बताना है इसका। तो ये है कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक। ये एक रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबीज में आता है और इसने अटल पेंशन योजना को, जो कि एपीवाई जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। उसको ये पुरस्कार दिया गया है, नेशनल पुरस्कार दिया गया है। आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना एपीवाई को भारत सरकार द्वारा आयोजित पेंशन योजना है। इसमें व्यक्तियों को बुढ़ापे के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और ये 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका पूरा जो इसका नाम है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। योग्यता क्या? 18 से 40 वर्ष की आयु के भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और उनके पास एक बचत खाता या डाकघर खाता होना चाहिए। जो पेंशन इसमें मिलती है वो 60 साल के उम्र के बाद से स्टार्ट हो जाती है। ग्रामीण विकास बैंक जो होते हैं वो रीजनल रूरल बैंक होते हैं। रीजनल रूरल बैंक बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देते हैं, कृषि के लिए लोन देते हैं, पशुपालन के लिए लोन देते हैं और इनको जो गवर्न करता है वो करता है NABRD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अल्फा फोल्ड मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर है गूगल डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स। गूगल डीप माइंड जो कि एक अलग तरह का इनिशिएटिव है, वो हाई टेक चीजों पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम करता है गूगल डीप माइंड, और इसने और आइसोमॉर्फिक लैब ने मिलकर अल्फा फोल्ड मॉडल डेवलप किया है। ये बेसिकली मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर को यह प्रेडिक्ट कर सकता है और इस प्रकार से नई नई दवाइयां बना सकता है। नए नए तरह के बीमारियां जिनका इलाज ह्यूमन माइंड द्वारा सोचना संभव नहीं है, ये उसके पैटर्न बना बना के नई नई बीमारियों का इलाज फाइंड आउट कर सकता है। तो बेसिकली मेडिकल के क्षेत्र में अल्फा फोल्ड 3 मॉडल। आगे चलते हैं। ये आपको समुद्र दिख रहे होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2024 का मनाया जाता है। सही उत्तर इसका है तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी कि IHO हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाता है। हाइड्रो मतलब पानी और इसका जो थीम है हाइड्रोग्राफिक सूचना, समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता बढ़ाना। किस संगठन को द ब्लू प्लैनेट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? PSC, DRDO, IPBS और DGWHO। सही उत्तर इसका है IPBS। ये अवार्ड जापान द्वारा दिया जाता है। जापान का एक फाउंडेशन है, उसका नाम है असाही ग्लास फाउंडेशन। असाही ग्लास फाउंडेशन की स्थापना 1992 में हुई थी, जब रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था, एनवायरमेंटल समिट हुआ था। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और एनवायरमेंट के क्षेत्र में कुछ कार्य करते हैं साइंटिफिक रूप से, तो ये आपको अवार्ड दिया जा सकता है। और इस बार इसको दिया गया था इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। और ये क्या करती है कि इसमें 50 से 54 देशों का एक समूह है
और उनमें जो सरकारों के बीच में ये बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के बारे में कार्य करती एक छोटी सी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और इसी को अवार्ड दिया गया था। तो ये रहे करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाता रहूंगा। अगर आपको डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको डाउट को आंसर करूंगा और फीडबैक को इंप्लीमेंट करूंगा। आप जो नेटो वाला वीडियो है प्लीज आप जरूर उसको देखें, मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दे रहा हूँ। आप पढ़ाई करते रहे, मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।